नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम टॉपिक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि जीआईसी इधर जीआईसी और शायद पीजीटी भी आने वाली है, और इधर आपका लेखपाल भी शायद आने वाला है ना। ठीक है, तो और जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं जिनका इसमें क्या है, जीएस का पोर्शन है। पीजीटी में शायद नहीं है जीएस का पोर्शन, आपका पीजीटी को हटा देते हैं। और वीडियो वगैरह आने वाली है, वीडियो आने वाली है, और कई वैकेंसीज आने वाली जिसमें जीएस का अच्छा खासा पोर्शन है। तो जीएस की मैं सोच रहा हूँ अब से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूं। सोच तो मैं बहुत दिन से रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आप जिस काम को कभी किए नहीं है उसको करने में थोड़ा डर लगता है। तो कई दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन ये एक डर है जो करने से रोक रहा है। लेकिन ठीक है, मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा। शायद बहुत अच्छा ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छा लगा या क्या बुरा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा। कोशिश रहेगी मैं अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्म करूं, बाकी आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, तो मैं लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये बहुत जल्द लाऊंगा। मैं आपको डेट वगैरह से बता दूंगा किस डेट से कब से स्टार्ट होंगी। फिलहाल अभी हम अपनी वीडियोस को जारी रखते हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आ रही है या इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जीएस की क्लासेस की कोचिंग, पॉलिटिकल साइंस में यूपीएससी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जो पीजीटी परीक्षा करवाएगी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको पढ़ना हो वो आ सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। जीएस की क्लासेस और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आप चाहेंगे तो मैं जीआईसी की भी क्लासेस करवाने लगूंगा। जीआईसी पीजीटी, या इसको आप लेक्चरर कह दीजिए, है ना, लेक्चरर। ठीक, जीआईसी लेक्चरर की भी क्लासेस करवा दूंगा, और इधर पीजीटी की भी क्लासेस मेरी स्टार्ट हो जाएंगी। आप जब से आना स्टार्ट कर देंगे। अगर जीआईसी के लिए मेरे पास 10 लड़के या 5 लड़के भी इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। और पीजीटी के लिए अगर एक लड़का मुझे मिल जाता है तो मैं इसकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और अगर 500 सब्सक्राइबर मेरे जिस दिन पूरे हो जाएंगे, 500 सब्सक्राइबर जिस दिन मेरे पूरे हो जाएंगे, उस दिन से मैं जीआईसी की ऑनलाइन क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और आप ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और 500 सब्सक्राइबर करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाएगा उसी दिन से मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, वो भी डेली बेसिस पे। हफ्ते में 3 दिन नहीं, हफ्ते में पूरे 6 दिन। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। अभी तक हमने जो चर्चाएं की हैं जीएस के अंतर्गत, हम क्या पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने इधर प्रीएम्बल पढ़ लिया है, इधर हम लोगों ने पढ़ लिया है आपका शेड्यूल, और इधर हमने पढ़ लिया है पार्ट्स। ठीक है, इन सबको हमने पढ़ लिया है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके एक एक पार्ट्स को हम अच्छे से देखेंगे, किन किन पार्ट्स में क्या क्या, किस किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। और ठीक है, चलिए आते हैं भाग 1 यानी पार्ट 1। भाग 1 क्या कहता है, मैंने क्या बताया था, भाग 1 इसका शीर्षक क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है,
भाग एक क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस ये किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया यानी भारत, चलो इसे लिखते हैं, इंडिया यानी भारत, ठीक है, यानी की जगह हमने ऑब्लिक लगा दिया है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें अनुच्छेद 1 दो चीजों को बताता है। पहला, देश का नाम। देश का नाम क्या है, जब आप इंग्लिश में बोलते हो तो इंडिया और हिंदी में आप भारत बोलते हो, ठीक है। और दूसरा ये बताता है राज्यों का संघ जो है वो क्या बताता है, राष्ट्र पद्धति का प्रकार, ठीक है। यानी अनुच्छेद 1 दो चीजों को लेकर चल रहा है साथ में, देश का नाम और राज्य पद्धति के प्रकार को, ठीक है। तो ये दो नाम क्यों रख पड़े, क्योंकि जब संविधान सभा में इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि भारत का नाम क्या रखा जाए, देश का नाम क्या रखा जाए, तो वहां पर इंडिया और भारत को लेकर काफी कंफ्यूजन थी, तो दोनों ही नाम रख दिए गए, ठीक है। इधर राज्यों का संघ राज्य पद्धति के प्रकार को बताता है, यानी हमारा जो राज्य पद्धति का प्रकार कैसा है, संघीय है, ठीक है, राज्यों का संघ। अब अगर हम राज्यों का संघ की बात करें तो इसके बारे में जान लीजिए। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, राज्यों का संघ दो अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। इसका अर्थ क्या है, राज्यों का संघ क्या है, ये दो चीजों को बता रहा है। पहला क्या बता रहा है, जो हमारा देश है यानी भारत संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। यानी पहला पॉइंट इसका क्या है, पहली चीज क्या है, राज्यों का संघ क्या बता रहा है कि भारत संघ जो है वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बता रहा है, चूंकि भारत संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 दो चीजों को लेकर चल रहा है। पहला है आपका भारत यानी देश का नाम। देश का नाम क्या है, इंडिया आप कह सकते हो या भारत भी कह सकते हो। दूसरा क्या कह रहा है, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ क्या बता रहा है कि यहाँ की राज्य पद्धति का प्रकार क्या है, ठीक है। और राज्यों का संघ, ये जो शब्द है ये दो चीजों को लेकर एक साथ चल रहा है। पहला क्या कहता है, भारत संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, क्योंकि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है,
इसलिए किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1, अब चलिए यहीं पर दिखा देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही 3 तरह के राज्यों को बताया गया, यानी 3 तरह के क्षेत्र बताए गए हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जा सकता है। ठीक है। पहला क्या है, राज्य। ठीक है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जाता है, या 3 तरह के क्षेत्र में विभक्त कर सकते हैं। पहला राज्य, ठीक है, जहां पर वहां की लोकल सरकारें शासन करती, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, और मध्य प्रदेश को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए। दूसरा होता है आपका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, या जिसे हम यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। और चौथा है ऐसे राज्य जिन्हें संघ द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक, एक बार समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हम भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला राज्य, ठीक है, जिन पे संघ शासन नहीं करती है। राज्य अपना लोकल, एक तरह से वहां की खुद की विधानसभा होती है, और ये लोग अपनी विधानसभा के अनुसार शासन चलाते हैं। दूसरा होता है संघ राज्य क्षेत्र, जिन पर केंद्र का शासन होता है। तीसरा है ऐसे राज्य जिन्हें संघ द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। ये उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें भारत का अभी तो हिस्सा नहीं है, वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये कोई ऐसा राज्य मिले जो इसके हिस्से में आ सके। जैसे कि आप दादरा और नगर हवेली को देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, दादरा नगर हवेली भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे जब बाद में इसे अधिग्रहित किया गया तो वो इसी के अंतर्गत आया था। ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे राज्य जिन्हें संघ द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक, तो ये ऑप्शन के रूप में रखा गया था कि जब भी मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन आएगा कि मैं इंडिया के बाहर का कोई राज्य क्षेत्र है, उसमें उसको अपने अंदर कैसे लूं, अपने अधीन कैसे लूं, अपनी सीमा रेखा के अंदर कैसे लाऊं, तो वो ये तीसरा उसके लिए एक ऑप्शन बन के आया। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संघ संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश तथा उनके निर्माण से उनकी स्थापना से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद विधि द्वारा, यहां पर क्या बात है, विधि यानी संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं या संविधान में जो नियम दिए गए हैं उनके द्वारा। ठीक है। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना से संबंधित है। ठीक है।
ये किसके लिए है? ये है ऐसे क्षेत्र जो संघ की सीमा के बाहर स्थित है। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश उन्हीं का होगा जो क्या होंगे? संघ के बाहर होंगे। प्रवेश तथा उनकी स्थापना से संबंधित है। ऐसे क्षेत्र जो संघ की सीमा के बाहर स्थित है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो संघ की सीमा के बाहर स्थित है उनके लिए अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान दिया गया है? संसद विधि द्वारा, यानी जो संसद में संविधान में कानून बताए गए उनके द्वारा नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, से संबंधित है। ठीक, तो उससे संबंधित है मतलब उनका की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो अब आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों के पुनर्सीमन, राज्यों के पुनर्सीमन, राज्यों के पुनर्सीमन, नाम परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के पुनर्सीमन तथा नाम परिवर्तन से संबंधित है। ये किस संदर्भ में है? ऐसे क्षेत्र जो संघ की सीमा के अंदर आते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। राज्यों का पुनर्सीमन क्या होगा? जैसे मैं किसी नए राज्य का निर्माण करना चाहता हूं और मान लीजिए कोई 3 प्रदेश हैं, उनमें से थोड़ा सा इससे लेता हूं, थोड़ा सा इससे लेता हूं, थोड़ा सा इससे लेता हूं। मान लीजिए कोई एक प्रदेश ये है और ये है और ये है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कोई एक नया प्रदेश ऐसे बना दूं। ठीक है, ये कोई नया तीसरा प्रदेश बना दूं, इसको कहेंगे पुनर्सीमन। ठीक है, तो और इसको इसी और क्या कहेंगे? एक नए प्रदेश का, और तीसरा क्या होता है? किसी नए प्रदेश को जन्म। ठीक है, जैसे झारखंड आया, बाद में वो आपका आया छत्तीसगढ़ आया, उत्तराखंड आया। ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 से। ये सारे क्षेत्र क्या थे? भारत की सीमा के अंदर थे और इनमें क्या किया गया? संशोधनों के द्वारा इसको कभी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चेंज किया गया, कभी एक राज्य से 2 राज्य बनाए गए, कभी क्या किया गया? नाम चेंज किया गया। जैसे उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ आपका, और उड़ीसा से ओडिशा हुआ, है ना, बीच बीच में कभी नाम चेंज हुआ करते, वो सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अनुच्छेद 4 को लेते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2, ठीक है, ये, और अनुच्छेद 3 ये में होने वाले संशोधन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 के द्वारा जो जो संशोधन किए जाएंगे, यानी जो बाहर किसी राज्य को संघ के अंदर प्रवेश किया जाएगा, या राज्यों का पुनर्सीमन किया जाएगा, या राज्यों का नाम चेंज किया जाएगा, या किसी क्षेत्र या किसी राज्य के एरिया को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, उसके लिए जो संसद को संशोधन करना पड़ेगा वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा। वो सामान्य संशोधन या सामान्य विधायी प्रक्रियाओं द्वारा
संपन्न किया जाएगा। ठीक है, सामान्य विधायी प्रक्रिया आप देख लीजिए क्या होता है। संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, जिनमें तो 2 प्रकार आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा संशोधन क्या होता है, वो सामान्य बहुमत प्रक्रिया द्वारा लागू कर दी जाती है। ठीक है, होता क्या है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में आपके बहुमत लिए जाते हैं, जिधर मान लीजिए लोकसभा में किसी में बहुमत है और राज्यसभा में किसी में बहुमत है, और दोनों को पारित कर दिया गया। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका सामान्य बहुमत। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 368 हम आपको विस्तार से संविधान संशोधन को अलग से पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, आप अभी बस इतना समझिए, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। और एक चीज कुछ छूट रही है इसमें, क्या छूट रही है, हाँ, क्वेश्चन आपका अक्सर आता है, ज्यादातर ये पूछा गया है कि जो संविधान में संशोधन है, जो आपका राज्यों से रिलेटेड कोई भी संशोधन होता है, उसकी सीमा से रिलेटेड या उसके नाम परिवर्तन को लेके, या किसी क्षेत्र को बाहर से जब अंदर किया जाता है, जैसे आपका दादरा और नगर हवेली था। ठीक है, तो ऐसे जो संशोधन होते हैं वो किसके पास होता है उसका अधिकार, तो उसका एकमात्र अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, आपके पास होगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपका हमेशा संसद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो उसमें क्या होगा, संसद के पास पूरा अधिकार है। ठीक है, राज्य में जैसे कोई छेड़छाड़ की जाती है, उनका पुनर्सीमन किया था, उनका नाम चेंज किया जाता है, तो उसका एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति से अनुमोदन लिया जाता है, और राष्ट्रपति उसके पहले राष्ट्रपति से पूछा जाता है, राष्ट्रपति क्या करता है, जिस प्रदेश में उसको चेंजेस करना है उससे वो पूछता है। अगर वो उससे सलाह लेता है या उससे पूछता है, अगर वो सहमत नहीं है प्रदेश, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई, उसको उत्तराखंड जब चेंज करना था, अगर कोई चेंजेस बताता है और संसद उसको नहीं लेना चाहती, तो क्या होता है, संसद जैसा चाहती वैसा पारित कर देती है। वो मतलब राज्य के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो राज्य के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा अधिकार संसद के पास है कि राज्य की सीमा को लेकर, राज्य के नाम को लेकर, और बाहर से किसी राज्य को, बाहरी क्षेत्र से किसी राज्य को जब भारत में ग्रहण किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो पूरा अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, और उसमें जो विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो संशोधन किए जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये बात हो गई अनुच्छेद 4 तक की। और संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो था भाग 1, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ आयोग और समितियां हैं। ठीक है, तो 3 आयोग समितियां मिलाए तो टोटल आपकी 3 आयोग और समितियां मिला के होती हैं, वो मुख्य समितियां और मुख्य आयोग 3 है। सबसे पहले आपका आता है, उनको जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है क्या नाम था, जेवीटी हो गया आपका, धर आयोग। पहला है आपका धर आयोग। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो मई जून, ठीक, जून 1949 से 1953। ठीक है, इसका जून 1949 में इसका गठन हुआ। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, इसको सीधे लिख देते हैं, जून 1949 से दिसंबर 1949। इसको समझ लीजिएगा जरा। ये धर आयोग का गठन कब किया गया, ये जून 1949 है ना, एक सेकंड एक बार कंफर्म कर लें। हाँ, ये सॉरी जून 1948 है। ठीक है, ये जून
1948 से लेकर दिसंबर 1948, यानी धर आयोग का जो गठन किया गया था जून 1948 में किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखिएगा, मेन है इसके ये। पहला, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे एस.के. धर। ठीक है, एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे, और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, जब इसने रिपोर्ट पेश की तो इसने बताया राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, राज्यों का पुनर्गठन कहेंगे, राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना होकर, भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा अनुसार, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा अनुसार होना चाहिए। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, धर आयोग ने क्या कहा, जो राज्यों के भाषाई पुनर्गठन को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें ये हुआ, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद संविधान वगैरह लागू हुआ, उसके पहले की बात है जून 1948 में काफी युवाओं की स्थिति थी कि जो भारत के राज्य किस आधार पर विभाजित किया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही थी, तो काफी आंदोलन वगैरह हो रहे थे। तो उसी के लिए धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश कर दी। ये किसकी अध्यक्षता में था? एस.के. धर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसने अपने सुझाव में क्या कहा, जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से सही बताया था, वो सही भी था। अगर आप राष्ट्र की एकता, विभिन्नता और सारी चीजों की बात करते हो तो वहां पर प्रशासनिक सुधार अनुसार इन्होंने सुविधा अनुसार बहुत बढ़िया चीज कही थी, लेकिन उस समय के लोगों को ये सब मंजूर नहीं था। ठीक है, तो बवाल चलते रहे, धरना प्रदर्शन वगैरह चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि किस आधार पर बंटवारा किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए, सॉरी बंटवारा तो नहीं कहेंगे, नए राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, क्योंकि काफी बड़े बड़े राज्य थे तो उस पर शासन करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, और भी कई रीजन थे, फिलहाल अभी हम ज्यादा रीजन पे नहीं जाते हैं, अब दूसरे आयोग पर जाते हैं। इसके बाद ये 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, तुरंत जेवीपी इतना बवाल चल रहा था कि तुरंत एक दूसरी समिति बनाने का प्रेशर आया और जेवीपी समिति बनाई गई, जिसमें जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब हो गया पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जेवीपी में क्या थे, 3 सदस्य थे, वो जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, समिति गठित की गई और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये बनी कब थी, ये देख लेते हैं, 1948, ये हाँ सॉरी दिसंबर 1948, ये बनी दिसंबर 1948 में बनी, और इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की है ना, हाँ अप्रैल 1949। ठीक है, जेवीपी समिति दिसंबर 1948, देखिएगा दिसंबर 1948 में अपनी इसने रिपोर्ट पेश की, और उसी समय दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनानी पड़ी। ठीक है, क्योंकि इसमें सुधार बताए गए थे, भाषाई आधार को न मानकर प्रशासनिक आधार में जो माना गया था, इससे लोग संतुष्ट नहीं थे, तो फिर से एक समिति बनाने के जेवीपी समिति बनानी पड़ी, और उसने भी ये चीज एक्सेप्ट की कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है उसको अस्वीकार किया। इसने क्या किया,
भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार किया। ठीक है, जेवीपी समिति ने क्या कहा? भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार किया। ये बात 1949 की है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर का थोड़ा मिटा सकते हैं। चलिए मिटाते हैं, धाराएं की पूरी बातें हो ही चुकी हैं। इन्होंने जब 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की तो काफी धरने वगैरह होने लगे। इसी धरने के दौरान 1953 में श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति की 53 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, ये काफी दुखद था। 1953 में श्री रामुलु जो कि 53 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान के बाद उनकी मृत्यु हो गई के बाद मामला काफी गर्म हो गया, जिसके तुरंत आनन फानन में ये 1953 की बात है। 1953 में ही सबसे पहले ये कहाँ के थे? ये थे मद्रास के, है ना। तो 1953 में वहां पर क्या थे? 2 भाषाई लोग रहते थे। पहले थे आपके तेलुगु भाषी और एक क्षेत्र तेलुगु भाषी था और दूसरा तेलुगु क्षेत्र आपका तमिल भाषी था, है ना। तो तेलुगु भाषी को 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग कर सबसे पहला भाषा आधारित राज्य घोषित किया गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। जेवीपी समिति 1948 दिसंबर 1948 में गठित हुई और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इसने भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसी के बाद एक घटना हुई 1953 में। श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी 53 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और 1953 में गवर्नमेंट को तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग करके सबसे पहला भाषा आधारित राज्य घोषित किया गया। वो कौन सा था? उसको नाम दिया गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, उस प्रदेश को क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश। आपका क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके पीछे की स्टोरी आप ये सब देख ही चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक तीसरा आयोग गठित होता है। इसी के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भाषा आधारित राज्य गठित हो जाता है तो उसके बाद काफी बवाल मच जाता है पूरे देश में। पहले तो 1-2 जगह पर आंदोलन हो रहे थे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमारी मांगे पूरी की जा सकती हैं और हर जगह भाषा आधारित राज्य के मांग को लेकर काफी आंदोलन तेज हो गए। फिर क्या हुआ? एक नया आयोग गठित किया गया। चलिए इसको मिटा देते हैं और वो था आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। ठीक है, और ये कब हुआ? इसका दिसंबर 1953 से ये 1955 यानी इसका जो गठन किया गया 1953 में किया गया
और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। और इसके जो अध्यक्ष थे ये सदस्यीय आयोग था, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, इसने अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया कि भारत को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। इसने क्या कहा, राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधारित होना चाहिए, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। और उसी के बाद फिर आपका बंबई से गुजरात अलग हुआ, ठीक है। मराठी और गुजराती भाषी लोग अलग हुए। फिर उधर पंजाब और हरियाणा, जिसमें पंजाब में आपके पंजाबी भाषी थे और हरियाणा में हिंदी भाषी क्षेत्र थे। इसी तरह फिर भाषा के आधार पर कई राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बात करता है। और फिर से आपको हम बता देते हैं कि बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई एस्पिरेंट ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, वो रामगढ़ बिलोंग करते हैं, तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कॉल करके सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और तो पढ़ने की इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। और मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, जीएस की क्लास लूंगा, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में किस चीज की लूंगा, जीआईसी लेक्चरर। और इधर आपका क्या हो गया, यूपी पीजीटी, ठीक है। यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की क्लासेस मैं ऑफलाइन लेने चल रहा हूँ। और दूसरा ये है, जीआईसी ऑफलाइन जो नहीं ले सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर की लिमिट क्रॉस होगी, उसी दिन से मैं जीआईसी पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा डेली बेसिस पर, ठीक है। उसमें फिर ये नहीं होगा कि एक आज हुआ एक दिन छोड़कर, नहीं, वो डेली बेसिस पर होगा, क्योंकि इसके लिए समय बहुत कम है, ठीक है। जीआईसी का प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, आप आइए पढ़िए। और जीएस का क्वेश्चन तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। अगर आप फिर भी आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना और, अगर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर विजिट कीजिए और इंग्लिश पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, वैसे तो केसरी सर इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, वो कठिन से कठिन टॉपिक को सरल से सरल तरीके से बता देते हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।